हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो भाई सभी लोग? बढ़िया से हो? पढ़ाई वढ़ाई सही तरीके से कर रहे हो आप लोग? क्या बोले? नहीं चल रही है? करो करो, पढ़ाई वढ़ाई चलते रहनी चाहिए। सारी चीज़ें सही सही चल रही है तो पढ़ाई भी होनी चाहिए ना। ठीक है, चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुडविल। तो गुडविल के बारे में जैसे कि मैं इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था, गुडविल जो है कि एक इंटेंजिबल एसेट होती है जिसे ना देख सकते ना छू सकते हैं, लेकिन एक एसेट होती है तो इसको रिकॉर्ड तो करना पड़ता है। कुछ एक खास कंडीशन होती है जिसको कि जिस समय हमको इसको रिकॉर्ड करना होता है, और जब रिकॉर्ड करते हैं तो उससे पहले गुडविल का वैल्यूएशन करना होता है कि गुडविल है कितने की। किसी की गुडविल 10 लाख की हो सकती है, किसी की 20 लाख की हो सकती है, लेकिन ये 10 लाख या 20 लाख या 1 CR की गुडविल है तो भाई किस बेस पे है? आखिर कैसे पता किया कि गुडविल कितने की है? जैसे मैं बोलूं कि मेरी गुडविल 1 करोड़ की है, तो मैं जानता हूं कि 1 करोड़ रुपए की कैसे है। सामने वाले वो कुछ भी बोल सकता है कि सर की गुडविल 5 लाख की है, 2 लाख की है, 50 रुपए की है, ऐसा भी बोल सकता है। हो सकता है ना। तो गुडविल का जो है अकाउंट्स में हम एक प्रॉपर मेथड होता है जिस पर जाकर के हम वैल्यूएशन करेंगे और हमको पता चलता है कि गुडविल इतने की है। ठीक है, यूं ही, क्योंकि गुडविल तो दिखते ही नहीं है तो कुछ भी बोला जा सकता है। तो ऐसा नहीं है, गुडविल को हम वैल्यू करते हैं, उसके कुछ एक खास मेथड होते हैं और आज की क्लास में हम उन मेथड को सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं गुडविल के जो मेथड होते हैं। उसमें सबसे पहले आएगा आपका मेथड, सबसे जो पहला मेथड आएगा वो आएगा एवरेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, सबसे पहले तो आपका ये आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट आता है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। एंड थर्ड वन इज कैपिटलाइजेशन। सो तीन मेथड होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड लास्ट वन इज कैपिटलाइजेशन मेथड। इन तीन मेथड से हम गुडविल का वैल्यू करेंगे। यहां तक आपको समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। हम आज का जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो इस पे करने वाले कि एवरेज प्रॉफिट में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये हम पहले सबसे पहले इसको सीखेंगे, फिर बाकी इनको भी सीखना है, लेकिन आज इसको सीखना है हमको। तो देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड, जैसे कि आपको समझ में आ रहा है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड हमको जो है क्वेश्चन में 2 साल 3 साल 10 साल जितने भी ईयर्स के जो प्रॉफिट दिए होंगे, लॉसेस दी हो सकती हैं, उनको जो है हमको टोटल लेना होता है। टोटल प्रॉफिट निकालेंगे और नंबर ऑफ ईयर्स से उसको डिवाइड करेंगे तो जो आएगा वो एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकलने के बाद हम गुडविल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला देख लेते हैं। देखो फॉर्मूला क्या है इसका, एवरेज प्रॉफिट मेथड में जाएंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड में जाएंगे तो आपका टोटल प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। सो देखो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट मेथड जब आप चालू करेंगे तो आपको जो है फॉर्मूला, हालांकि मैंने बताया कि आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन में आपको जो है उन कुछ एक ईयर्स के प्रॉफिट होंगे, लॉसेस दी होंगी और उनको हमको टोटल लेना होता है। तो आपको जो है एवरेज प्रॉफिट मेथड में जब आप जाएंगे, एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना होगा। सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करोगे,
जो प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है, आपको टोटल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। जितने ईयर्स का प्रॉफिट है उसको टोटल कर लीजिए, यदि कोई लॉस है उसको माइनस कर लीजिए, तो आपको टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। देन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, 5 साल का है 10 साल का है, उससे डिवाइड कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा एवरेज प्रॉफिट, वो मिल जाएगा आपको, एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। अब एक बार एवरेज प्रॉफिट आपको मिल चुका है तो उसके बाद अब आप गुडविल फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए ये इसका फॉर्मूला कि एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट आपने निकाला, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया होगा क्वेश्चन में। अब ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या है? तो मान लीजिए कि आपने जो एवरेज प्रॉफिट निकाला है, ठीक है, और क्योंकि गुडविल हम जो है यहाँ पर बिजनेस परचेस कर रहे हैं या हमको गुडविल परचेस करनी पड़ेगी, तो ये परचेस के कितने ईयर में इस तरीके का जो एवरेज प्रॉफिट निकाले वो हमको मिलता रहेगा। जैसे मान लो यहाँ पे 3 ईयर्स दिया हुआ है और एवरेज प्रॉफिट आपका आया 10,000, तो ये 10,000 को जो एवरेज प्रॉफिट है ये एक एज्यूम रहता है कि 3 ईयर्स, नेक्स्ट 3 ईयर्स तक हमको मिल सकेगा। वो जरूरी है 3 ईयर्स हो, 4 ईयर्स 5 ईयर्स भी होता है, लेकिन हमने अभी 3 ईयर्स एज्यूम किया है, क्वेश्चन में आपका दिया रहेगा। तो ये है कि एक एज्यूम 10,000 का जो एवरेज प्रॉफिट है वो हमको नेक्स्ट 3 ईयर्स तक मिलेगा। सो हम जब गुडविल निकालेंगे तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 3 करेंगे, तो यहाँ पे गुडविल कितने की हो जाएगी आपकी? 30,000 की हो जाएगी गुडविल। क्लियर? यहां तक आपको समझ में आया? अभी एक क्वेश्चन करते हैं हम, एक एज्यूम्ड क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ ही गया होगा, फॉर्मूला है, फॉर्मूला जस्ट इजी है, बहुत इजी आपको बन जाएगा। देखिए एक एज्यूम क्वेश्चन करते हैं, मान लो कि हमको 5 ईयर्स के प्रॉफिट दिए हुए हैं, जिसमें कि सबसे पहले आपको प्रॉफिट हुआ, पहले साल में आपको 8 लाख का प्रॉफिट हुआ, फिर आपको 9 लाख का प्रॉफिट हुआ, अगेन आपको 8 लाख का प्रॉफिट हुआ, फिर आपको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, और उसके बाद आपको 29 लाख का प्रॉफिट हुआ। क्लियर? 29 लाख। ये एक एग्जाम क्वेश्चन है कि आपको जो नंबर ऑफ ईयर्स 5 ईयर्स है, ठीक है, 5 ईयर्स है आपका, 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे लॉस नहीं किया जो हमने, अगर लॉस होगी तो माइनस हो जाएगा, उसको आप यूं ब्रैकेट में लेकर के लिख सकते हैं। बट अभी ये सारे प्रॉफिट है तो प्रॉफिट प्लस हो जाता है, यदि कोई लॉस है किसी ईयर में तो वो माइनस हो जाता है अभी, लेकिन मैंने अज्यूम किया कि सारे प्रॉफिट है, तो अभी इस तरीके से आप ले लोगे। अब इसका टोटल करते हैं हम, तो टोटल कितना आ जाएगा आप देखिए, 55 लाख आ जाएगा, एंड कितना 5 ईयर्स है, 5 से डिवाइड करेंगे, आपको एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा 11 लाख। ये आपका 11 लाख का प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है, 11 लाख का आपका प्रॉफिट आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया एक बार। अब एवरेज प्रॉफिट होने के बाद यदि मान लो कि हमको 3 ईयर्स, जो कि आपका परचेज है ना, 3 ईयर्स ऑफ परचेज ऐसा बोला गया है। अब एवरेज प्रॉफिट इनटू गुडविल निकालने के लिए क्या करोगे आप, गुडविल इनटू अब क्या करना पड़ता है, गुडविल इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, तो यहाँ पे 11 लाख को लेंगे इनटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 33 लाख। सो आपकी गुडविल हो गई 33 लाख की। ये गुडविल एवरेज प्रॉफिट में हमने फाइंड आउट किया। आगे समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब रुको जरा, क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं आएगा, ठीक है, थोड़ा सा इसको ट्विस्टेड रहेगा। अभी आप देखो इसी क्वेश्चन में आप देखोगे कि हमको जो है 8 लाख का प्रॉफिट हुआ, 9 लाख का प्रॉफिट हुआ, 8 लाख का प्रॉफिट हुआ, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, एंड 29 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे आप इसको गौर से देखेंगे तो ये जो हर साल के जो प्रॉफिट्स हैं, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको मिले हुए हैं ना, तो यहाँ पे अलग अलग साल के प्रॉफिट्स हैं। इस ईयर में प्रॉफिट बहुत कम दिख रहा है, 1 लाख, जबकि यहाँ पर प्रॉफिट बहुत ही डिफरेंट दिख रहा है आपको, ये आपका 29 लाख दिख रहा है।
तो इस दोनों में जब हम जाते हैं डीपली तो हमको पता चला कि इस ईयर में एक लॉस हुई थी हमारे बिजनेस में। मान लो कि हमारी कोई गोडाउन थी और उस गोडाउन में आग लग गई थी और आग लगने से उस साल हमको लॉस हो गई, लॉस बाय फायर। सो लॉस बाय फायर होने की वजह से उस साल का हमारा जो प्रॉफिट था वो कम होकर के 1 लाख आ गया, बहुत कम पे आके रुक गया। जब आप कोई लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, इस टाइप की जो लॉसेस होती है उसको बोला जाता है एबनॉर्मल लॉस, और एबनॉर्मल लॉस को रिकॉर्ड करते हैं तो देखो एबनॉर्मल लॉस जब आप रिकॉर्ड करते हो, ठीक है, अभी इसको और थोड़ा डिटेल चलते हैं हम, या पहले उसको समझ लेते हैं फिर इसके बाद यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे ये होता है कि 1 लाख रुपए जो प्रॉफिट हुआ वो एक एबनॉर्मल लॉस, जो कि लॉस बाय फायर जैसे कि हमने अज्यूम किया, लॉस बाय फायर की वजह से उसको चार्ज करने की वजह से हमारे यहाँ पे प्रॉफिट कम होकर के 1 लाख पे आ गया। जबकि यहाँ पर जो आपका 29 लाख बदले भाई बदले, तो यहाँ पर जो हमारा जो लॉस था वो लॉस चार्ज करने की वजह से, जो एबनॉर्मल लॉस चार्ज करने की वजह से हमको यहाँ पे जो प्रॉफिट जो एक्चुअल में होना था वो उतना ना होकर के सिर्फ 1 लाख पे आ गया। जबकि यदि हम उस एबनॉर्मल लॉस को चार्ज नहीं करते तो ये प्रॉफिट कहीं ज़्यादा हो सकता था, जस्ट लाइक 8 लाख 9 लाख 8 लाख जो जा रहा है एक, तो यहाँ पर भी 7 लाख 8 लाख 10 लाख तक का हो सकता था। क्योंकि आपका पिछले 3 साल का यदि आप रीड कर रहे हो, एक बार अच्छे से रीड करोगे तो आप यहाँ पर भी लगभग 5 लाख 7 लाख 8 लाख 10 लाख तक हो सकता था, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा डाउन गया है। तो एक एबनॉर्मल रीज़न है यहाँ पर, एक लॉस बाय फायर हुआ है जो कि एक एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉसेस इस तरीके की होंगी, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, या लॉस बाय एनी नेचुरल कैलेमिटीज, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर उसके नेक्स्ट ईयर में फिर अचानक से प्रॉफिट जो है बहुत बढ़ा हुआ दिख रहा है आपको, 29 लाख दिख रहा है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों है? तो यहाँ पर हमने जब इसका स्टडी की तो हमको पता चला कि भाई उस ईयर में जो प्रॉफिट में एक एबनॉर्मल प्रॉफिट प्लस है। एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या हो सकता है? एबनॉर्मल प्रॉफिट भी अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लो इस ईयर में हमको कोई लॉटरी, ठीक है, लॉटरी का हमको फायदा हुआ था, उसको हमने यहाँ पे प्रॉफिट में प्लस कर लिया, या कोई हमको कैपिटल गेन हुआ था, कैपिटल प्रॉफिट हुआ था। कैपिटल प्रॉफिट मतलब कोई हमने लैंड बिल्डिंग हमने सेल की थी, उसकी वजह से हमको फायदा हो गया। हमने कोई बिल्डिंग कोई लैंड सेल की, उसकी वजह से हमको फायदा हुआ, तो यहाँ पर ये ऐसा कैपिटल गेन का वजह से भी ऐसा हो सकता है। अभी हमने एज्यूम किया कि हमको उस साल हमको लॉटरी हुई थी, लॉटरी लगी थी, और लॉटरी जो है आपका एक एबनॉर्मल है, एक एबनॉर्मल गेन है, तो इसकी वजह से ये प्रॉफिट बढ़ करके आ गया। जबकि हमारे बिजनेस का प्रॉफिट यदि नॉर्मली होता तो कहीं इसी तरीके से ही होता कि 8 लाख 9 लाख चल रहा है तो 10 या फिर 7 6 ऐसा होता, लेकिन 29 लाख बहुत ज़्यादा है, तो एबनॉर्मल, ठीक है, ये एक रीज़न निकल के आया। अब चूंकि यहाँ पे इस तरीके डिफरेंस वेरिएंसेस आ रहे हैं, डिफरेंस आ रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन दिख रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमको जो एवरेज प्रॉफिट में भी फ्लक्चुएशन आएगा, जो एवरेज प्रॉफिट भी आएगा वो भी आपको एक्चुअल नहीं मिल पाएगा, और एक्चुअल प्रॉफिट नहीं मिलने की वजह से गुडविल का वैल्यूएशन भी एक्चुअल नहीं हो सकता। अब यहाँ पे ये मान सकते हैं कि ये गुडविल जो है आपका सही तरीके से जो वैल्यू की है हमने वो नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे प्रॉफिट ही सही नहीं लिया तो गुडविल कैसे हो सकती है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें एडजस्टमेंट लगाने पड़ेंगे, और एक्चुअली जो उस साल जो लॉस को चार्ज करने से पहले का जो प्रॉफिट था वो निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे एबनॉर्मल जो प्रॉफिट हुआ है उसको हमको माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमको यहाँ पे एक्चुअल हमारे जो बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो पता चलेगा, ठीक है। अब इसका एक्चुअल में अकाउंट्स में चलते, थोड़े अकाउंट्स में इसका कैसे फर्क पड़ता है तो देखते हैं। यहाँ पर देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस है, यहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो कि ट्रेडिंग अकाउंट आया 4,50,000, डेबिट में आपका रेंट दिख रहा है 10,000 का, सैलरी दिख रही है 20,000 की, इंश्योरेंस दिख रहा है 20,000 का, एंड नेट प्रॉफिट आपका 4 लाख का दिख रहा है आपको यहाँ पर। लेकिन मैंने जैसे अभी बताया एक एबनॉर्मल लॉस चार्ज कर दूं, एबनॉर्मल लॉस चार्ज कर दी मैंने यहाँ पर, तो नेट प्रॉफिट हटा करके मान लो कि मैंने
इस साल यहाँ पर एक लॉस बाय फायर, यहाँ पे लॉस बाय फायर लिख दिया, कितने का लिख दिया मैंने, 3 लाख का, 3 लाख की लॉस बाय फायर हो गई। अब नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1 लाख। सो लॉस बाय फायर तो एक एबनॉर्मल प्रॉफिट है ना, एबनॉर्मल लॉस है ना, तो फिर अब क्या हो गया आपके यहाँ पर नेट प्रॉफिट कम हो गया, जबकि एबनॉर्मल लॉस हर साल थोड़ी होगी, हमारे बिजनेस में हर साल तो होगी नहीं, वो एक स्पेसिफिक ईयर में हुआ और स्पेसिफिक ईयर में आपका प्रॉफिट कम हो गया, जिसकी वजह से अब गुडविल पे आपका फर्क पड़ रहा है। तो इसलिए हमको इसको जो यहाँ पे हमने चार्ज कर ली थी उसको सही करना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा, उस 1 लाख वाले प्रॉफिट में इसको प्लस करना पड़ सकता है, प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका फर्क पड़ रहा है, ये एडजस्टमेंट कहलाते हैं। तो एक एग्जांपल दिया मैंने कि लॉस बाय फायर को यदि चार्ज करते तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है, नेट प्रॉफिट, और यदि इसको नहीं करेंगे तो हमको एक्चुअल जो होना चाहिए था प्रॉफिट वो पता चलता है। तो इस तरीके से ये आपका यहाँ पर जो प्रॉफिट क्वेश्चन में दिए होंगे वो एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, वहाँ पर एडजस्टमेंट करने के बाद ही हमको सही एडजस्टेड प्रॉफिट मिलेंगे, और एडजस्टेड प्रॉफिट मिलने के बाद ही जो हम गुडविल को सही तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस चार्ज किया गया था और यहाँ पर एक एबनॉर्मल गेन को ले लिया गया था, जिस वजह से जो हमारा जो प्रॉफिट आ रहा था वो सही नहीं आ पाया था, और इसके से गुडविल भी सही नहीं आ पाया। हाँ, अब इसके लिए क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट दिए होंगे ना, अगर विदाउट एडजस्टमेंट है तो ये फिर क्वेश्चन बहुत सही है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपको एडजस्टमेंट नहीं दिए हुए हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। इस तरीके से फिर आपको इसको कोई दिक्कत नहीं, फिर ये सही है नॉर्मल सिचुएशन में। लेकिन एडजस्टमेंट दिए हुए हैं तो आपको एबनॉर्मल लॉस दी होगी, एबनॉर्मल प्रॉफिट दिया होगा, और भी बहुत सारे आइटम होंगे। तो क्या क्या आइटम होंगे फिर एक बार देखते हैं हम आके। देखिए ये एडजस्टमेंट आपको रह सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एडिशन वाले लिख दिए हैं, जबकि लॉस वाले जो लेस करने वाले होंगे, ठीक है, ये एडिशन वाले मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जो लेस करने वाले होंगे उसको आप वाइस वर्सा पे समझ सकते हो। मैंने सिर्फ एडिशन दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यदि दोनों चीज़ें लिख दूंगा मैं तो होगा कि आप कंफ्यूज होते रहेंगे। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एडिशन को ले लिया है। जैसे एबनॉर्मल लॉस है, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय अर्थक्वेक, जो कि एक अनरियल रीजन की वजह से हो रहा है, और ये किसी एक स्पेसिफिक ईयर में होता है। जरूरी नहीं कि अगले साल भी उसका इफेक्ट रहे, उस स्पेसिफिक ईयर में ही रहेगी। तो उसको उस स्पेसिफिक ईयर में जितना अमाउंट है उसमें प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। कैपिटल आइटम्स ट्रीटेड एज रेवेन्यू आइटम। अब यहाँ पे एक नई चीज आप देख रहे हो कि कैपिटल आइटम्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलना चाहिए, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलना ज्यादा सही रहेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो आपका बैलेंस शीट में शो किए जाते हैं, जैसे परचेस ऑफ लैंड, परचेस ऑफ बिल्डिंग, मतलब सारी एसेट्स वाले। जो आपको एक इजी एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जैसे आपने कोई बिल्डिंग खरीदी, वो आपका कैपिटल है जो कि बैलेंस शीट में शो करते हो आप। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू जो आपके बिजनेस में रिकरिंग नेचर का होता है, जैसे रेंट हो गया, सैलरी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गए, तो ये रेवेन्यू नेचर के होते हैं। एंड दीज आर शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द डेबिट साइड। सो अगर आपने कोई ऐसा एक्सपेंडिचर, जैसे मान लो कंप्यूटर खरीदा, कहाँ जाना था? उसको बैलेंस शीट में दिखाना था। कंप्यूटर खरीदा तो आप क्या उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हो क्या? ये प्रॉफिट एंड लॉस है। कंप्यूटर परचेस हम यहाँ पे कहीं दिखाते हैं क्या? नहीं दिखाते। लेकिन अगर मान लो कि मैंने उसको कंप्यूटर खरीदा और मैंने उसको ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस दिखा दिया, यहाँ पर कहीं पर इसमें डेबिट में लिख दिया मैंने ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, किसी जगह पे डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर शो किया, तो उस साल का जो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। आया समझ में? यदि कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको हमने रेवेन्यू आइटम की तरह ट्रीट कर दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया, उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिख लिया,
तो उस साल का हमारा नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, और नेट प्रॉफिट कम होगा सो गुडविल आपका वैल्यूएशन सही नहीं आएगा फिर। तो उसको भी हमको, जैसे यहाँ पे आपने कंप्यूटर को ट्रेवलिंग लिया है तो ट्रेवलिंग वाले को हटाना पड़ेगा ना भाई, एडअप करना पड़ेगा किसमें, क्योंकि कम हो चुका प्रॉफिट है तो इसमें एडअप करोगे तब एक्चुअल प्रॉफिट मिलेगा आपको। तो हम फिर इसमें एडजस्टमेंट लगाएंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रीट कर लिया था उसको ऐड बैक करेंगे। ठीक है, इसको ऐड बैक कर लोगे आप, एक बार फिर से हम इसको प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, और इस तरीके से हमको उस स्पेसिफिक ईयर का प्रॉफिट मिल जाएगा जो एक सही तरीके से निकल के आएगा। अगला है आपका अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, सो ये क्लोजिंग स्टॉक कहाँ शो करते हैं हम, ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में जब आपने बनाना चालू किया, मान लो कि ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है और ट्रेडिंग अकाउंट में आप लिखते हो क्लोजिंग स्टॉक को इस साइड, क्लोजिंग स्टॉक। मान लो कि क्लोजिंग स्टॉक था हमारे पास 1 लाख का और हमने लिख दिया 20,000। सो 20,000 रिकॉर्ड किया जबकि एक्चुअल में था 1 लाख का। आपने क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में ना, ये ट्रेडिंग अकाउंट आपका, ट्रेडिंग अकाउंट में 1 लाख होने के बाद भी उसका अंडर वैल्यूएशन कर दिया और यहाँ पे 20,000 शो कर दिया। 20,000 यदि आप क्रेडिट में शो किया तो आपका जो है जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट 80,000 आपका लेस आ जाएगा। जैसे आप यहाँ 1 लाख लिखोगे आपका जीबी पढ़ के आ जाएगा 1 लाख आ जाएगा। ठीक है, एज्यूम करते हैं 20,000 ही आपका जीपी है। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें हमने किया है, प्लस माइनस कर ली और हमको पता चला कि जीपी आपका 20,000 है। लेकिन यदि हम एक्चुअल में आप 1 लाख लिखते तो हमारा जीपी भी 1 लाख होता। सो ये जुड़ा हुआ आपका उस साल का जो जीपी है, और जीपी से आपका एनपी निकलता है, नेट प्रॉफिट आता है, क्योंकि यही चीज़ आपका ट्रांसफर होकर कहाँ जाएगा, P&L में जाएगा। आपका नेट प्रॉफिट निकालने के लिए यूज होगा, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे आएगा। तो यदि आपका जीपी कम है तो एनपी कम होगा, एनपी कम होगा तो सॉरी जीपी कम है तो आपका एनपी कम आ जाएगा। यदि आपने यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कम लिया, ट्रेडिंग अकाउंट से जो निकल के आया वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम है, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी कम हो जाएगा आपका। सो यहाँ पर जो हम गड़बड़ कर रहे हैं, जैसे कि अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इसको हमको सही करना होगा। मतलब कितने की गड़बड़ हुई है, उस ईयर में 80,000 गड़बड़ हुई है तो उस स्पेसिफिक ईयर में जाकर के हमको उसको ऐड बैक करना पड़ेगा। आया समझ में? ये आपको समझ में आया। अब अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होने के बाद ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। जैसे हमने भी क्लोजिंग स्टॉक का देखा वैसे ओपनिंग स्टॉक का भी होता है कि ओपनिंग स्टॉक आप किस साइड शो करते हो, आप जो है ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय ओपनिंग स्टॉक इस साइड आ जाता है। अब आपने ओपनिंग स्टॉक मान लो 50,000 था एक्चुअल में और उसको हमने 80,000 दिखा दिया, यहाँ पर 80,000 ले लिया, ओवर वैल्यूएशन कर दिया, तो डेबिट का 30,000 आपका एक्सेस जो टोटल बढ़ने की वजह से आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा। आ समझ में? देखो यहाँ पे हमको एक्चुअल में 50,000 का था ओपनिंग स्टॉक और हमने उसको 80,000 दिखा दिया, ओवर वैल्यूएशन कर दिया। ओवर वैल्यूएशन की वजह से आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट वो कम हो जाएगा, तो इसको भी ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा तो नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, नेट प्रॉफिट कम होगा तो फिर गुडविल सही नहीं आएगी। तो हमको जो है यदि हमने ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन किया है तो उसको करेक्ट करना पड़ेगा। हमको यहाँ पर 50,000 लिख करके सुधारना पड़ सकता था, लेकिन अभी अब चूंकि हम इसको तो कर सुधारेंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं उस प्रॉफिट में, उस स्पेसिफिक ईयर जिसमें गड़बड़ हुई है उस ईयर के प्रॉफिट में इस टाइप की जो गड़बड़ हुई है उसको सुधार लेंगे। उस साल के प्रॉफिट में जो डिफरेंस है, जो आपने ओवर वैल्यूएशन जितने अमाउंट का किया है 30,000 से मैंने अभी एक एज्यूम किया था, तो उस जो जितना ओवर वैल्यू किया उसको आप ऐड बैक कर लेंगे, तो उस साल का आपको एक्चुअल प्रॉफिट मिलेगा और इसके बाद आपको सही गुडविल निकालते बनेगा। तो ये तो हो गए आपके ऐड करते वाले में चीज़ें में। अब छोटी छोटी चीज़ें और भी हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, रख लो, रिकॉर्ड कर लो, बना लो, नोट शोट बना लो। अब इसमें छोटी चीज़ें ये हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले में थोड़ा ध्यान रखना है और एक इस वाले में ध्यान रखना है। दो चीज़ों में ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन जब आप करोगे तो
कैपिटल एक्सपेंडिचर, मान लो कि किसी एक ईयर में हमने ली थी एक बाइक 1 लाख की और उसको हमने दिखा दिया ट्रेवलिंग, ठीक है, ट्रेवलिंग दिखा दिया, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस दिखाया, जिस वजह से हमारा नेट प्रॉफिट कम होकर के आ गया। तो इसके हिसाब से तो हम उसको प्लस कर लेंगे, उस स्पेसिफिक ईयर में ऐड कर लेंगे, ऐड बैक कर लेंगे, ठीक है। 1 लाख का जो हमने बाइक खरीदी थी उसको हम उस स्पेसिफिक ईयर में ऐड बैक करेंगे। लेकिन ठीक है, अब हमने उसको करेक्ट कर लिया कि हमारा कैपिटल का था, यदि हम उसको रेवेन्यू ट्रीट कर लिया था गलती से, तो उसको हमने वापस फिर से करेक्ट कर लिया, हमने रेवेन्यू वाले को हटा दिया, कैपिटल में ले चले गए, हम उसको बैलेंस शीट में ले गए, सीधा सीधा 1 लाख की बाइक हमारी बैलेंस शीट में आ जाएगी। लेकिन अब चूंकि भाई एक फिक्स एसेट है तो इसका उस ईयर में डेप्रिसिएशन तो होगा, और डेप्रिसिएशन होगा वो तो P&L अकाउंट में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। मान लो कि इसका 10% जो था इस बाइक का डेप्रिसिएशन था, ठीक है, मेथड अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, या मेथड भी मान लो रिटर्न डाउन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड 11 में आप लोग पढ़े होगे। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड मतलब हर साल जो बैलेंस आपका कम होता आता है उसी पे हम उस साल का डेप्रिसिएशन निकालते हैं। तो इसका जो है इस साल का जो 1 लाख का जो है, यदि ये बाइक पूरे साल भर थी, 1 अप्रैल को खरीदी गई थी, तो साल भर का डेप्रिसिएशन काटोगे तो 10,000 कट जाएगा आपका, और वो डेप्रिसिएशन जो 10,000 जो आपका चार्ज होगा वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा ना, तो फिर 10,000 फिर आपको माइनस करने पड़ेंगे। हालांकि मैं इसका क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली, लेकिन मैंने इसको अभी इसलिए बताया क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उस समय समझना थोड़ा मुश्किल होने लगता है। तो कुल मिला के ये था कि यदि आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया है तो ठीक है, पहले तो आप उसको प्लस करेंगे, 1 लाख तो आप प्लस करेंगे किसमें, उस स्पेसिफिक ईयर के प्रॉफिट में, लेकिन उसके ऊपर कहीं कोई डेप्रिसिएशन तो नहीं है क्योंकि वो फिक्स एसेट है, तो कोई डेप्रिसिएशन तो नहीं है। डेप्रिसिएशन है यदि तो फिर वो उस ईयर में उतना माइनस हो जाएगा, और उस ईयर में तो माइनस होगा ही होगा, और ये अगर उसके बाद वाले ईयर में भी उसका डेप्रिसिएशन निकलेगा तो वहाँ पे आप मेथड देखेंगे वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है कि फिक्स मेथड है, और उस ईयर के साथ उसके हिसाब से फिर अगला उसका डेप्रिसिएशन लगेगा। अभी क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, तो फिलहाल आप इसको देख लीजिए। और इसके बाद बता रहा था मैं अंडर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक। तो देखो अंडर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक हमने यहाँ पे तो ऐड बैक कर लिया, लेकिन चूंकि इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है, बट अगले साल नेक्स्ट ईयर में यही स्टॉक ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, अगले साल ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, और ओपनिंग स्टॉक भी आपने अंडर वैल्यूएशन किया हुआ है। इस ईयर में तो ठीक है अंडर वैल्यूएशन किया तो आपने इसको ऐड बैक कर लिया, ठीक है। मान लो ये आपने 2020 यहाँ पे तो आपने ऐड किया, लेकिन 21 जब आप करोगे तो ये ओपनिंग स्टॉक बन करके आ चुका होता है। यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लिख दूँ क्या, यहाँ पे लिख देते हैं। मान लो कि आपने 2020 में यहाँ पर ऐड बैक कर लिया इसको, ठीक है, कि आपकी जो गड़बड़ हुई थी अंडर वैल्यूएशन हुआ था क्लोजिंग स्टॉक, उतना आपने प्लस कर लिया उस 2020 वाले में, लेकिन 2021 जो स्टार्ट होगा आपका, तो यही स्टॉक जो आपने अभी अंडर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक के रूप में था वही ओपनिंग स्टॉक बन करके आ जाता है। और ओपनिंग स्टॉक का यदि अंडर वैल्यूएशन हुआ है तो उस साल का प्रॉफिट बढ़ करके आ जाता है, तो फिर उसको नेक्स्ट ईयर यदि अगर होगा उसके बाद वाले कंटिन्यूस ईयर में, तो उसमें जाकर आपको लेस करना पड़ेगा सेम अमाउंट को। तो इसको हालांकि यदि आप रिकॉर्ड करना चाहो तो ठीक है, नहीं करना चाहो तो ठीक है, क्योंकि ये तब होगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 2 कंटिन्यूस ईयर जैसे 20 है, 2020 और 2021 है, तो फिर यदि आप इसका रिकॉर्ड नहीं करोगे तो भी चलेगा, हालांकि कर लेना सही होगा क्योंकि ये प्लस माइनस होकर के बराबर हो जाता है। लेकिन यदि सिर्फ 2020 दिया हुआ है, उसके आगे आपका क्वेश्चन नहीं है, उसके अगले साल का आपको प्रॉफिट नहीं है, वहीं पे आके रुक गए, तो फिर आपको यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा। आया समझ में, इसको ऐड बैक कर लेंगे। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ये तो आपको क्लियर ही है। अब आते हैं इसके वाइस वर्सा पे, तो वाइस वर्सा पे जाएंगे, जस्ट इसको आपको एबनॉर्मल लॉस है तो एबनॉर्मल गेन क्या होगा। एबनॉर्मल गेन जैसे मैंने बताया लॉटरी लग गई, या मान लो कि अचानक ही हमारे पास जो स्टॉक पड़ा था अचानक किसी एक रीजन की वजह से उस स्टॉक का रेट कई गुना बढ़ गया, 5 टाइम्स 10 टाइम्स बढ़ गया, जो कि एबनॉर्मल गेन हो रहा है हमको। या मान लो कहीं पे हमने कोई एक एसेट, कोई एक शेयर डिबेंचर खरीद रखे थे किसी कंपनी के, और अचानक ही रातों रात उसके शेयर के रेट बढ़ गए,
500% का इंक्रीज हो गया, 200% इंक्रीज हो गया, तो उसको बोला जाता है एबनॉर्मल गेन। और एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल गेन उसको हमको उस ईयर, स्पेसिफिक ईयर में माइनस करना होगा। फिर उस समय आपका इसका जो यहाँ पे ऐड लिखा हुआ है, आप यहाँ पर इसको लेस करना चालू करेंगे, ये हो जाएगा आपका एबनॉर्मल गेन हो जाएगा। एबनॉर्मल प्रॉफिट लिख लो आप, ज़्यादा समझ में आएगा, या एबनॉर्मल गेन भी लिख सकते हो। जैसे मान लो अभी बिटकॉइन खरीदी हुई थी मेरे पास, और बिटकॉइन का जैसे मैंने खरीदा वहाँ पर मुझे 500% का फायदा हुआ। बिटकॉइन बिटकॉइन अभी क्रिप्टो करेंसी है, तो वहाँ पर मान लो आपने खरीदी 100 रुपीज़ खरीदी थी, वो 500 की हो गई। आपने 1 लाख की खरीदी थी, वो 5 लाख की हो गई या 50 लाख की हो गई। जितने परसेंट आप इंक्रीज करो अचानक ही, क्योंकि एक ऐसी करेंसी है कि इसमें तेज़ी से बदलाव आते हैं। तो मान लो कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, बिटकॉइन खरीद रखी थी आपने, और जितने खरीदी उसमें आपका 500% का इंक्रीज हो गया, तो ये क्या है, आपका एक एबनॉर्मल गेन है। ठीक है, तो इसको जो हम यहाँ पर अब इसको जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो उसको आप रिकॉर्ड कर लेते हो, यहाँ पर रिकॉर्ड करते हो। जैसे मान लो आपने कोई एसेट बेची और उस पर गेन हुआ, जैसे गेन ऑन सेल ऑफ लैंड या कुछ भी आपने यहाँ पे सेल किया, उस पर आपको यहाँ पे एक प्रॉफिट हो गया, लॉटरी हो गई, तो ये सब क्या है, आपका एबनॉर्मल गेन होते हैं। हालांकि लैंड वाला जो आपका जो ज़मीन वाला है या जो कोई एसेट वाला है, वो आपका कैपिटल नेचर में चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लॉटरी ले सकते हो आप, एग्जांपल लॉटरी है, जैसे ये लॉटरी चला जाएगा, तो ये एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल प्रॉफिट है, उस स्पेसिफिक ईयर में इसको माइनस कर देंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल इसको प्रॉफिट कर लेते हैं, अब इसको कैपिटल प्रॉफिट कर लो, इसको हालांकि वाइस वर्सा में आपको बन जाना चाहिए, लेकिन चलो मैं इसको बता दूँ, कैपिटल की जगह इसको बदल देते हैं हम, यहाँ पर पूरा ही बदल देते हैं, फिर से लिख लेते हैं ताकि क्लियर समझ में आए। यहाँ पे हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मान लो कि हमारा रिपेयर का था, बिल्डिंग रिपेयरिंग का था, बिल्डिंग रिपेयरिंग के एक्सपेंसेस से, और उसको हमने बिल्डिंग अकाउंट में डाल दिया। बिल्डिंग रिपेयरिंग हुई थी, रिपेयरिंग थी भाई बिल्डिंग की, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में शो करनी थी आपको, बिल्डिंग रिपेयरिंग, ठीक। और आपने उसको क्या किया, बिल्डिंग अकाउंट में दिखाया, वो कहाँ चला गया, आपका बैलेंस शीट में चला गया। तो चूंकि आपने उसको P&L अकाउंट के डेबिट में नहीं दिखाया यहाँ पर रिपेयरिंग को, और आपने उसको बैलेंस शीट में दिखा दिया, तो यहाँ पर आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट उस साल का बढ़ करके आ जाएगा। तो भाई उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। आया समझे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि हमको P&L अकाउंट में दिखाना था, जिसकी वजह से हमारा उस साल का प्रॉफिट सही आता, कम होकर के आता, लेकिन हमने उसको ऐसा नहीं किया, और हमने उसको कैपिटल समझ करके, बिल्डिंग जैसे मैंने बताया कैपिटल का नेचर का समझ करके उसको हमने उसको बैलेंस शीट में दिखा दिया। तो भाई उस साल का प्रॉफिट तो बढ़ के आ जाएगा, क्योंकि आपने इसको दिखाया ही नहीं है। क्लियर? तो इसको आपको करेक्ट करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, आपको लेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अभी तक नहीं दिखाया, तो भाई उस ईयर के प्रॉफिट आपका बढ़ा होगा और आपको लेस करना पड़ेगा। तो ये आपका इस तरीके का। अब इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक का हमने वहां पढ़ा था अंडर वैल्यूएशन, तो यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन हो जाएगा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगेन ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन ना, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। तो ये इस तरीके से चला जाएगा, ये सारी चीज़ें लेस हो जाएंगी। इसके अलावा एक चीज़ और लेस होगी, सम एक्सपेंसेस,
रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, ये हो जाएगा। तो ये जो छूट गए वाले एक्सपेंसेस होंगे, जैसे इंश्योरेंस छूट गया उस साल का, आपको इंश्योरेंस दिखाना था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में और आपने नहीं दिखाया, या मैनेजमेंट कॉस्ट है या कुछ और चीज़ें हैं जो छूट गई जो कि P&L अकाउंट के डेबिट में आना था लेकिन नहीं दिखाया, तो उस साल का प्रॉफिट बढ़ करके आ जाएगा, तो भाई उसको आपको लेस करना पड़ेगा, तब जाके आपको एडजस्टेड प्रॉफिट मिलेगा। तो ये एडजस्टमेंट हमने सीखे। एडजस्टमेंट करने के बाद आपको जो एडजस्टेड प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, एडजस्टमेंट करने के बाद एडजस्टेड प्रॉफिट मिलेगा, उसके बाद जाकर के आप फिर सेम इस तरीके से आप निकालेंगे, वही फार्मूला रहेगा, एडजस्टेड प्रॉफिट प्लस एडजस्टेड प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स, और आपका फिर एवरेज प्रॉफिट आएगा। इसको फार्मूला बता देता हूं मैं, यहीं पे लिख लेते हैं। देखिए जब आप एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा और यहां पर नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड करेंगे तो आपको फिर एक बार एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, और एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज करेंगे। यहाँ पर ये अलग से दिया होगा क्वेश्चन में आपको, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट करने से आपको गुडविल आ जाएगा यहाँ पर। सो ये इस तरीके से एवरेज प्रॉफिट में आप एडजस्टमेंट करने के बाद एडजस्टेड प्रॉफिट के थ्रू से आप गुडविल निकालना आपको बन जाएगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो देखो ये क्वेश्चन जो है मेरा डीके गोयल से लिया हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 है मेरी बुक में, आपके में हो सकता है आगे पीछे हो, देख लेंगे। क्वेश्चन दिख रहा है, हालांकि आपको बुक ना भी होगा तो भी चलेगा, या आप कोई और बुक से पढ़ाई कर रहे हो तो भी चलेगा, ये क्वेश्चन आपके सामने में है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली चल रहा है, दे एग्रीड टू एडमिट सी फॉर इक्वल शेयर्स, फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड 150% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, एनुअल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years प्रॉफिट। देखो यहाँ पे क्या है कि दो पार्टनर है, इक्वली लेते हैं, और उन लोगों ने सी को यहाँ पे इक्वल शेयर के लिए लिया है पार्टनरशिप में, और इसके लिए अब गुडविल को उन्होंने वैल्यूएशन करना चालू किया, तो गुडविल जो है 150% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट, पिछले 5 साल का जो आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा, ठीक है, 5 साल का जो एनुअल प्रॉफिट है उसका एवरेज निकालेंगे, और एवरेज निकालने के बाद उसका 150% जो होगी वो गुडविल होगी। और इसके लिए हमको यहाँ पे ईयर्स दिए हुए हैं 15, 16, 17, 18, ये आपको टोटल एंड ऑफ द ईयर दिया हुआ है कि पहले साल में आपका 40,000 का प्रॉफिट हुआ है, कब 15th में, मार्च 15 में, फिर मार्च 16 में आपका 60 का हुआ है, 17 में आपका 1 लाख हुआ है, और 2018 में आपका लॉस है, फिर 19 में आपका 150 का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन उसके बाद आपको एडजस्टमेंट दे दिए गए हैं, तो एडजस्टमेंट फिर देख लेते हैं हम उसको भी। इट वॉज ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द ईयर इंडिया 31 मार्च 2016, यहाँ पे ध्यान दोगे 2016, सो इसका एडजस्टमेंट जो होगा वो 16 में ही होगा। एन एसेट ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 2 लाख विद बुक वैल्यू ऑफ 150 वॉज सोल्ड फॉर 1,24,000। यहाँ पे जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 2 लाख रुपए, ओरिजिनल कॉस्ट थी 2 लाख रुपए, और उसकी बुक वैल्यू थी उस ईयर में 1,50,000, 1,50,000। सो हमको यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं है, हमको तो बुक वैल्यू से मतलब है। बुक वैल्यू थी 150 की, और जिसको कि हमने बेचा 1,24,000 में, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है हमको, एक एबनॉर्मल लॉस, ठीक है, कितने की, 26,000 की। 26,000 की आप यहाँ पर किस ईयर में, 2016 में आपका प्लस हो जाना है, एडजस्टमेंट करेंगे यहाँ पे प्लस हो जाएगा। फिर ड्यूरिंग द ईयर इंडिया 31 मार्च 2017 फर्म्स एसेट्स वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट इंश्योरेंस प्रीमियम बीइंग 20,000। 2017 में 2017 में एक इंश्योरेंस का एक्सपेंस छूट गया था, सो यहाँ पर इसको माइनस कर लेंगे। 2017 में आपको यहाँ पर माइनस करेंगे उस ईयर में 20,000 का, ये आपका माइनस हो जाएगा उस ईयर में। उसके बाद आपको एडजस्टेड प्रॉफिट मिलेगा,
नेक्स्ट है आपका ऑन 1 अप्रैल, यहाँ पे डेट ध्यान देंगे क्योंकि जब कभी भी डेप्रिशिएशन वाला चीज़ आएगी तो उस समय हमको डेट वाइज डेप्रिशिएशन निकालना होता है। यहाँ पे ध्यान देंगे ऑन 1 अप्रैल 2017 2 कंप्यूटर्स कॉस्टिंग 1 लाख वेयर। यहाँ पे 2 कंप्यूटर्स कॉस्टिंग बोला है, 2 कंप्यूटर कॉस्ट, टोटल कॉस्ट है 1 लाख। कभी कभी ईच लगा देगा तो वो 2 लाख हो जाता है, क्योंकि 1 लाख एक का तो फिर 2 लाख, तो यहाँ ईच नहीं है ना अभी। 2 कंप्यूटर्स कॉस्टिंग 1 लाख है। वे आर परचेज एंड वे आर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। तो ये आपका क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ था, कंप्यूटर खरीदा गया था जो कि बैलेंस शीट में शो करना था, बट उसको हमने एज अ ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उठा करके हमने उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में शो कर दिया। तो उस साल का हमारा नेट प्रॉफिट कम हो गया। अब नेट प्रॉफिट कम हो गया तो भाई इसको तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 लाख उस ईयर में प्लस हो जाएगा। किस ईयर में, 2017 है यदि 1 अप्रैल को, तो इसका एंड कब होगा, 18 में होगा। ये ध्यान देंगे, 17 बोला 17 में नहीं करोगे आप, क्योंकि इसके एंड कब होगा, 18 हो जाएगा, 31 मार्च 18। तो 18 में जाकर के आप इस 1 लाख को प्लस करेंगे, ये प्लस हो जाएगा। अब उसके बाद फिर एक चीज और दी हुई है छोटी सी, depreciation on computers was to be charged 20% per annum on written down value basis। आया समझ में कि भाई जो आपने खरीदा था उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज था 20% पर एनम ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। सो 1 लाख यदि कंप्यूटर से, तो उस साल का 20,000, हाँ ना 20%, 20,000 जो होगा वो माइनस हो जाना चाहिए उस ईयर में। किस ईयर में, 2018 में ही होगा उस ईयर में। और उसके बाद कितना हो जाएगा, 1 लाख में से आपको 20 गया, आपको 18 के लिए कट गया 1 लाख। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, चलो सॉल्व कर ही लेते हैं। देखो आप सबसे पहले एक टेबल बना लो, कौन कौन से ईयर है यहाँ पे देख लो आपने, 15, 16, 17, 18, 15 से 19 तक के है ना। तो यहाँ पर आपने ये 2015, 2016, 2017, 18 एंड 2019 ये आपने लिख लिया और यहाँ पे पर्टिकुलर्स डाल दिया। अब उस साल के एडजस्टेड प्रॉफिट डाल देंगे, यहाँ पे प्रॉफिट जो आएगा उस साल का लिख लेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट देख लेते हैं हम यहाँ पर, 40, 60, 1 लाख 20, लॉस है 40, 60 एंड 1 लाख। तो ये हो गया 40 प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर ना। यहाँ पे सबसे पहले तो उस ईयर के प्रॉफिट लिख लेंगे, 40,000, 60,000, 1 लाख, यहाँ पे 60,000 है, और यहाँ पे 20,000 के लॉस है उस ईयर में। सो लॉस है, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। और लास्ट ईयर में कितना है आपका, 150, लास्ट ईयर में आपको 1,50,000 का प्रॉफिट है। तो ये आपका सबसे पहले प्रॉफिट लिख लेंगे। अब इसमें एडजस्टमेंट लगाते हैं हम। तो एडजस्टमेंट आपका कब कब क्या क्या था देखते हैं। एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। एडजस्टमेंट आपका मार्च बताया मैंने, मार्च 31 मार्च को क्या है, एक एसेट को जो ओरिजिनल कॉस्ट थी 2 लाख की, तो उससे कोई मतलब नहीं है। 150 उसका बुक वैल्यू था, मतलब डेप्रिसिएशन कटते कटते 1,50,000 की बची थी और उसको हमने 1,24,000 बेचा। तो 1,50,000 की चीज़ को अगर आपने 1,24,000 बेचा, 1,24,000 में बेचा, तो आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 26,000, जो कि एक एबनॉर्मल लॉस है, रूटीन लॉस नहीं है, नॉर्मल लॉस नहीं, एबनॉर्मल लॉस है। तो एबनॉर्मल लॉस को हमने क्या करना है, प्लस करना है। किस ईयर में, एंडिंग दिया हुआ है, एंड में है ना, तो एंड में ही आओगे आप 2016 में, प्लस कर लेंगे 26,000, यहाँ पे ऐड कर लेंगे 26,000, ये हो गया आपका, प्लस हो जाएगा उस ईयर में। फिर अगला एडजस्टमेंट क्या है, ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2017 20,000 का आपका इंश्योरेंस प्रीमियम आपने उस साल चार्ज नहीं किया था, तो उसको आप चार्ज करना पड़ेगा। 2017 लास्ट बोला है, तो आप 2017 में चले जाइए। 20,000 यहाँ पर लेस कर लेंगे, इसको यहाँ पर ना लिख कर, अब लिखना भी पड़ेगा ना, लेस इंश्योरेंस प्रीमियम, ये आपका 2017 में 20,000 लेस।
आया समझ में? बन जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर एक बार वापस आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में आपका 2017, लेकिन ये 1 अप्रैल दिया हुआ है तो एंड तो आपका 18 रहेगा। और 1 लाख रुपये आपने गलत किया था तो प्लस कर लो उस साल में, और उसके बाद डेप्रिशिएशन माइनस करना पड़ेगा। किस ईयर में आपका ये जाएगा? 18 वाले में। 18 वाले में 1 लाख रुपये आपने को प्लस करना पड़ेगा पहले, क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था और उसको आपने गलती से रेवेन्यू ट्रीट किया था, तो अब उसको करेक्ट करना पड़ेगा। 18 में यहाँ पर 1 लाख एडअप करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर आप नीचे आ जाओ तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर था ये। सो ये आपका इस ईयर में 2000 इसमें एड बैक हो जाएगा। अब इसके बाद इसका डेप्रिसिएशन जो था, डेप्रिसिएशन कितना था? 1 लाख पे 20% बोला है क्वेश्चन में, 20% बोला है पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। पर एनम मतलब भाई यहाँ तो पूरे साल का ही निकलेगा, क्योंकि 1 अप्रैल की बात हो रही है। पर एनम वो भी देखना पड़ेगा आपको, हो सकता है कि वो बीच में खरीदा गया होता तो फिर मंथ वाइज निकालते, लेकिन चूंकि यहाँ पे 1 अप्रैल बोला है, सो 1 लाख के पीछे जो है आपको 1 लाख के पीछे 20% लगाओगे, मंथ यहाँ पे नहीं होगा। सो पहले साल का आपका 20,000 कट जाएगा, ठीक है। पहले साल का आपका डेप्रिसिएशन 20,000 हो जाएगा। और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है तो नेक्स्ट ईयर फिर आपका है ना, यहाँ पर नेक्स्ट ईयर दिया हुआ तो उस साल भी तो कटेगा, तो उस साल के लिए आपका फिर बैलेंस क्या बचेगा? 1 लाख माइनस 20,000, तो 80,000 बचेगा। 80,000 का आप निकालोगे, फिर 20% निकालोगे तो उस ईयर का आपका हो जाएगा 16,000। आया समझे? इस तरीके से। तो ये डेप्रिसिएशन क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाता है। तो भाई अभी इसको तो दिखाना पड़ेगा, तो इसको फिर माइनस करेंगे। इसको आप उधर 18 माइनस कर लीजिए, कौन सा? 20,000 जो निकलेगा, 20,000 जो पहले साल का निकलेगा वो आप यहाँ पर लेस कर लेंगे, लेस डेप्रिसिएशन, एटीन में 20,000 माइनस हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर फिर लेस हो जाएगा डेप्रिसिएशन, या यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, 19 में लगा देते हैं 16,000। सो अब एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा आपका। अब इतना करने के बाद आप एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लेंगे, और एडजस्टेड प्रॉफिट के बाद आप जो एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट के बाद आपको गुडविल मिल जाएगी। सो एडजस्टेड प्रॉफिट निकालते हैं हम। एडजस्टेड प्रॉफिट निकालो आप, इसका जो हो जाएगा 40,000, 86, ये हो जाएगा 80, और इसका हो जाएगा आपका कितना? 60। ये ब्रैकेट्स में जो है वो आपका लेस होने वाला है ना, तो क्या वो तो लिखा भी है 60, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 134। तो आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आए, हो सकता है कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो जाए, आप देख लेना। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इसको लिख लेते हैं हम एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पर कितना कितना था, 40 प्लस 86 और कितना था, 80, 60, 134, 80,000, 60,000 प्लस 134, एंड दिस इज डिवाइड बाय 5। सो एवरेज प्रॉफिट आएगा आपका कितना आ जाएगा, 80,000। ये 80,000 का एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट का क्या है आपका यहाँ पर 150% बोला है क्वेश्चन में, है ना, 150% बोला है गुडविल। देखो गुडविल कितना बोला है, 150% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट। सो एवरेज एनुअल प्रॉफिट हमारा 80,000 आ चुका है, तो यहाँ पर 80,000 का जो गुडविल निकालोगे आप, कितना हो जाएगा 150%।
हो जाएगा 1,20,000। तो इस तरीके से हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट के मेथड में गुडविल निकालना सीखा। अगले क्लास में फिर हम एक नए मेथड पे काम करेंगे, नए मेथड सीखेंगे। इसके प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन बनेगा, बहुत मज़ेदार टॉपिक है, मज़ेदार क्वेश्चन किसके बनेंगे आपसे। और लाइक कर देना, शेयर कर देना।